Hello, Bachapati. How are you? How is your studying going? I think you are doing your best. Welcome to my channel, Sushma Physics Vidya, where we are trying to solve some numerical problem, or rather, you can say we try to solve the connected motion, or we can say the syllabus of 11th class. Here we are started unit number rather 3, in which we have come across Newton law of motion, and in previous lecture we have done free body diagram. I think आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, ट्राई भी किया होगा आपने. अगर ट्राई नहीं किया तो बच्चे एक बार ट्राई कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम से ही रिलेटेड. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है. जैसे मैंने कहा था कि कनेक्टेड मोशन में, लिफ्ट में, या फिर अगर हम हॉट स्पॉट प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हो. कनेक्टेड मोशन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो बच्चे वो करने से पहले, सबसे पहले वो करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे नेचर में कॉमन फोर्सेस कौन से हैं, विच वी डिस्कस अर्लियर. दैट इज हमारे नेचर में चार तरह के फोर्सेस होते हैं. सबसे पहला जो है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि जब भी हम कनेक्टेड मोशन या कुछ भी करेंगे तो वो हमारे 4 फोर्स होने चाहिए. तो सबसे पहला फोर्स हमारे पास था बच्चे वेट. वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू mg, राइट. वो कहाँ हमेशा लगता है? वो लगता है हमेशा डाउनवर्ड. मैं एरो से शो कर रही हूँ, हमेशा क्या लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दूसरा फोर्स हमारे पास कौन सा था? दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. इसको आप आर से डिनोट कीजिए या एन से डिनोट कर दे, वटएवर यू वांट. तो यहाँ पर ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है जो ऑलवेज परपेंडिकुलर था, जो सरफेस आपस में टच कर रहे थे. क्लियर? इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है. आप ये कह सकते हो कि अगर कोई टेबल पड़ी, टेबल के ऊपर अगर कोई बुक पड़ी है तो वहाँ 2 सरफेस टच कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगी. अगर वो इंक्लाइन प्लेन पे है तो जहाँ वो 2 सरफेस टच कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट के ऊपर, जो आप कह सकते हो जहाँ 2 सरफेस टच करेंगे उसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास वो नॉर्मल आ जाए. तीसरा हमने कहा था कि अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रिंग की आ जाए, ठीक है, रोप की आ जाए, तो उस केस में हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग हमेशा टेंशन क्रिएट करती है, और टेंशन हमेशा कहाँ जाती है? टुवर्ड द सपोर्ट. यानी उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या है? टुवर्ड सपोर्ट. जहाँ आपका रिजर्व सपोर्ट होगा उस साइड वो अपने आप को करेगी. अपवर्ड डायरेक्शन, अगर आप मान लीजिए स्ट्रिंग ऊपर की साइड है, मीन्स रिजर्व सपोर्ट ऊपर की साइड है, तो आपका ऊपर की साइड होगा. और अगर नीचे की साइड है वो अगर साइड में आपने कोई ब्लॉक कर रखा, तो यानी सिंपल सी बात है कि जहाँ पे आपने उस रस्सी को कनेक्ट कर रखा है तो वहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? वो टेंशन क्रिएट हो जाएगा. फोर्थ वन हमने किया था स्प्रिंग वाला, और स्प्रिंग में हमने क्या कहा था कि फोर्स में लगता है स्प्रिंग में और केबल. ये हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली. तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो कनेक्टेड मोशन का. बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग के रिलेटेड है. कनेक्टेड मोशन क्या है? अगर एक पुली है और उसके दोनों साइड हमने क्या करा? वेट लटका रखा है, तो उस केस में आप किस तरह से बताएंगे कि टेंशन कितनी हुई, एक्सेलरेशन कितना हुआ उस फ्लो के अंदर. बिफोर गोइंग थ्रू दैट, अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन की, जब हमने एफबीडी डायग्राम बताया था तो एफबीडी डायग्राम में हमने कहा था विद हेल्प ऑफ एफबीडी डायग्राम वी कैन सोल्व एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल रिगार्डिंग द कनेक्टेड मोशन या फिर नॉर्मल रिएक्शन. यानी इनमें से चाहे वेट वाला आ जाए, चाहे रिएक्शन वाला आ जाए, चाहे टेंशन वाला, इनमें से अगर कोई भी है वो आप इजी से सोल्व कर सकते हो. जैसे एक मंकी वाले प्रॉब्लम, अगर मैं स्ट्रिंग वाली बात करूं तो एक बेसिक से अगर बात करें, हमारे पास एक मान लीजिए एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है. रिजिड सपोर्ट भी मान लीजिए, आप ये कह सकते हो कि हमारे पास ऐसे एक रोप है, ठीक है. वो रोप किसी भी रिजिड सपोर्ट से नहीं आता, ऊपर की साइड, क्लियर. और यहाँ पर एक मंकी है, ठीक है. वो मंकी इस पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, क्लियर. तो ये मंकी अगर इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो चढ़ेगा, तो हमने क्या किया? ये रिजिड सपोर्ट है तो इसमें क्या कर सकते हैं? टेंशन क्रिएट होगा. टेंशन क्रिएट होगा तो हमें अब वो चीज नोट करनी है जो कि हमने कॉमन फोर्सेस में किया था. तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि उसका मंकी का, मान लीजिए वो उसकी जो स्पीड, उसका एक्सेलरेशन है वो है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. यानी इस स्पीड से ऊपर जा रहा है. मंकी ने एक रोप को पकड़ रखा है, वो इतनी जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है, ठीक है. और मंकी का वेट आप मान लीजिए, इसका जो मास है, मंकी का मास हम मान लेते हैं 20 फॉर एग्जाम्पल. आपको क्या गिवन है कि एक मंकी है जिसका मास है 20 kg और एक्सेलरेशन जो है उसकी है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो रोप के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है. अब इससे रिलेटेड, क्योंकि मंकी से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी और अच्छे गरबा में
क्वेश्चन होते हैं, तो उससे आप पहले आप बेस समझ लीजिए। अभी मंकी ऊपर की साइड जाएगा तो टेंशन ऊपर की साइड आएगी, क्लियर। और अगर टेंशन ऊपर की साइड आएगी तो हमें ये देखना है कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो हमें मंकी को क्या करना पड़ेगा, एज अ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, मींस फ्री बॉडी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो इसका एक होता है W=mg, कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये हमारे पास वेट हो गया। सबसे पहले तो वेट देखेंगे। दूसरा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा नहीं। तीसरी चीज है ये रोप है, तो सीधा हम क्या लगाएंगे, हम सीधा लगाएंगे दैट इज टेंशन। टेंशन में अगर ये देखिए टेंशन हमेशा स्पॉट की साइड होती है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन कि मंकी कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ना, एक्सेलरेशन इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इसकी इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखने के लिए देखिए बेटा, टेंशन की और जो आपका फोर्स है, वो फोर्स कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन में ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि टी की और एम की दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे पास क्या आएगा, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आपको ये पता करना है कि यहाँ पर टी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे कि इस रस्सी में कितनी टेंशन क्रिएट हुई, तो टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको साइड करेंगे तो एम कॉमन आ जाएगा ए प्लस में जी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मैम ने सीधा टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए कैसे लिख दिया। हमारे पास न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ये दिया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने तो हमें फोर्स की डेफिनेशन दी थी, क्वांटिटी दी थी फोर्स की। न्यूटन सेकंड लॉ ने, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स नेट है वो किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू एम ए, ये हमने ड्राइव भी किया था। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल फोर्स क्या है, मोशन की वजह से है ना, तो टोटल फोर्स मोशन की वजह से कितना है, मास उसका m है, यहाँ पर मैं अभी वैल्यू नहीं पुट कर रही, मास उसका m है, एक्सेलरेशन उसकी a है, तो F टोटल फोर्स कितना हो गया, दैट इज ma, क्लियर। एक तरफ तो उसका मोशन की वजह से है, दूसरा उसका जो यहाँ पर आपके पास W इज इक्वल टू वेट, ठीक है, और ये टेंशन, यानी इन दोनों का, इनकी डायरेक्शन देख रहे हैं आप, एक अपर डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो रिजल्टेंट देखना है तो इन रिजल्टेंट के बिहाफ पे ही तो टोटल हम फोर्स देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ठीक है, यहाँ से मैं 20 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, यहाँ से मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 10 ही करेंगे ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टेंशन और जो आपका एक्सेलरेशन है दोनों की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। और हमेशा ये याद रखना, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जिस साइड मोशन है ना उसी साइड आप क्या करोगे, उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे। अगर मान लीजिए वो नीचे की साइड आता, ठीक है, अगर वो नीचे की साइड आता तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती mg माइनस टी, दैट इज इक्वल टू ma। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है और उसी डायरेक्शन में हमने काम करना है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारे पास हमने इक्वेशन लिख दी टी और एम की, टी पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव है ना, टी माइनस एम जी, टी ज्यादा है, एम जी ये होगा टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन समझ में आ गई। अब इसके बाद मैंने यहाँ से टी की वैल्यू निकाली, यानी मुझे टेंशन की रेट, मान लीजिए यहाँ से मुझे कुछ पता करना है कि कितने टेंशन, क्लियर, एक्सेलरेशन तो हमें पता ही। अब देखिए बच्चे, टेंशन निकालने के लिए मास कितना दे रखा है, मास बच्चे हमें दे रखा है 20 किलोग्राम दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2, और एक्सेलरेशन 2 ग्रेविटी मान लीजिए इसको 9.8 दे रखा है, तो अगर न्यूमेरिकल में आप 9.8 लिख सकते हो, अदरवाइज 10 दे रखा है तो आप 10 लिख सकते हो। तो बेटा यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 20 इंटू 12, दैट इज 240 टेंशन। टेंशन हमेशा फोर्स के बराबर होती है, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स को हम किस में नापते हैं, दैट इज न्यूटन। तो यहाँ हमारे पास टेंशन कितनी आ गई, दैट इज 240 न्यूटन। तो सिंपल हमने क्या है, एफबीडी डायग्राम से, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था ना बच्चे कि अगर आपको एफबीडी डायग्राम्स बनाना आ गया तो उसके बाद तो सिर्फ आपको इक्वेट करना है, कैसे, अपर को डाउन से और लेफ्ट को राइट से, और इन्हीं इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो डिजायर न्यूमेरिकल में जो आपको चीजें पूछी गई हैं वो आप आराम से निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए बच्चे, ये हमारे पास क्वेश्चन अगर इस तरह से हो, ये तो मैंने मंकी वाला कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें हमें एक्सेलरेशन भी ना दे रखा हो, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू दूसरी न्यूमेरिकल करके हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन दे रखा है। मोस्टली जो मंकी वाले प्रॉब्लम है ना उसमें एक्सेलरेशन दे रखा है। मान लीजिए अगर ये एक्सेलरेशन जो मंकी है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इस चीज को भी क्लियर कर देते हैं।
अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये टी तो हो गया नेगेटिव, एम जी हो गया पॉजिटिव, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? एफ इज इक्वल टू एम में होता है ना, तो यहाँ बच्चे हम करेंगे एम जी माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू एम ए। आई गेटिंग माई पॉइंट? यानी मैंने अब जो डायरेक्शन है मोशन की उसी को पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पर टी नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये माइनस टी हो गया। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो टी इस साइड आएगा, एम जी एम ई से इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस ए इज इक्वल टू टी। और अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये था, मास था 20, जी की वैल्यू 10, 2 टी, और ये हमारे पास क्या है 28, दैट इज इक्वल टू 160 न्यूटन। यानी हमारे पास टेंशन क्या आ गया? 160 न्यूटन। जब वो नीचे की साइड जा रहा है पंखी तो हमारे पास था 160 न्यूटन, जब वो ऊपर की साइड जा रहा है तो उसके पास है 240 न्यूटन। कंपैरिजन कर सकते हो ना कि जब ऊपर जाता है तो रस्सी में ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जब वो नीचे उतर रहा है आराम से, ठीक है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि मान लीजिए इस रस्सी का आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब होता है बेटा कितने लोड ये बर्दाश्त कर सकता है। जैसे कोई भी रस्सी है उसका कोई ना कोई लोड 50 kg कर सकता है, 100 kg कर सकता है, एक मैक्सिमम लोड तो होता है। मान लीजिए इस रस्सी का जो मैक्सिमम लोड है वो है 290 सॉरी 290, तो क्या ये इस मंकी की वेट को बियर कर पाएगी? यस ऑफ कोर्स। दोनों ही केस में देखिए, चाहे वो नीचे जा रहा हो चाहे वो ऊपर जा रहा है, दोनों केस में बच्चे क्या है, ये 290 से कम है। मान लीजिए 290 से कम है तो इस केस में वो क्या है, वो सेफली ऊपर या नीचे जा सकता है। मान लीजिए अगर ये 190 होता, अगर इसका ब्रेकिंग पॉइंट या ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है 190 होगा, तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि ये मंकी जो है ऊपर जाएगा तो ये टूट सकती है रस्सी। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव किया है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो टेंशन है, जो टेंशन यानी आप कह सकते हो तरह का मैक्सिमम लोड है, वो लग रहा है 240, जबकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम कर सकती है 190, ठीक है। तो इस केस में आप दोनों चीज बता सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन बहुत टेक्स्ट बुक्स में दे रखा है इस तरह का क्वेश्चन, मंकी से रिलेटेड बहुत सारा है क्वेश्चन। उसमें आप चाहे तो उसमें टेंशन निकालनी आ सकती है, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड में जा रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है, या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस पे। तो क्वेश्चन किसी तरह से आ सकता है, बशर्ते अगर आपने एफबीडी डायग्राम को अच्छे से कर रखा है कि कॉमन फोर्स कौन कौन से हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जैसे हम जैसे पुली की बात, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि कनेक्टेड मोशन, अगर मोशन आपस में कनेक्ट है तो उस टाइम में हमारे पास किस तरह से फोर्सेस आएंगे या फिर टेंशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो यहीं पे हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए बच्चे, कनेक्टेड मोशन में मान लीजिए आपके पास एक पुली, ठीक है, पुली यानी घड़ी, देखा ना आपने घड़ी, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक मान लीजिए एक लोड लगता है, इसको मैं M1 मान लू, और एक यहाँ पर थोड़ा सा बदल दू M2, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, अगर एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर तो आ रहा है, तो ऐसे मोशंस को क्या कहेंगे, कनेक्टेड मोशन। और बेसिकली जो पुली से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वहां पर हमारे क्या होते हैं, कनेक्टेड मोशन। तो इस केस में बच्चे आपको बताना है कि इसमें टेंशन कितना है और एक्सेलरेशन कितनी। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? अब इसके बाद देखिए बेटा, इसमें क्या करेंगे फिर से, अब क्वाइट ऑपोजिट, जिस एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ऐसे तो नहीं अलग अलग इनका एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर हम जो पुली है ना बच्चे, वो हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक बार टॉपिक का नाम दे देती हूँ, कनेक्टेड मोशन। यहाँ पर हम पुली जो रखेंगे बेटा वो फ्रिक्शनलेस रखेंगे। फ्रिक्शनलेस का मतलब कि उसमें ना ज्यादा मोशन कहीं हमारा खराब ना हो जाए। लाइक अगर वो फ्रिक्शन से रहोगे तो आधा से ज्यादा फोर्स तो हमारा वहीं खत्म हो जाएगा। फ्रिक्शनलेस यानी इजी गोइंग यहाँ पर मोशन होता है। अब क्या करें, इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन फोर्सेस कौन से होते हैं, और कॉमन फोर्सेस का करेंगे क्या, हम करेंगे एफबीडी डायग्राम में यूज। तो बच्चे यहाँ देख, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी बात करती हूँ। अगर ये हमारे पास एक मास है तो पहला तो टेंशन हमेशा सपोर्ट की साइड रखता है,
क्लियर, सपोर्ट हमारा यहाँ है, यहाँ इसकी टेंशन कहाँ लगेगी, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये गांठ बांध लो कि टेंशन हमेशा सपोर्ट के साथ लगता है, अगर वो ऊपर है तो हमेशा ऊपर ही लगेगा। यहाँ पर सबसे पहले M1 मैं अलग से आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जो है M1 के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो बच्चे लग रहा है टेंशन की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में, एक W इज इक्वल टू, जैसे हमने कहा वेट की वजह से W इज इक्वल टू M1 इंटू जी करेंगे उसको, ठीक है। तीसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, मोशन की वजह से, तो तीसरा फोर्स मोशन की वजह से लग रहा है वो है एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, अब इसकी इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने मंकी वाले प्रॉब्लम में किया था। इसमें देखिए बच्चे, टेंशन और जो आपका मोशन है बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो हमारे पास अब जो इक्वेशन लिखेंगे क्या बनेंगे, T माइनस M1 इंटू जी इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है M इंटू ए, ठीक है, मास क्या होता है M1 इंटू ए। ये चीज समझ में, देखिए mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बट ये अपोजिट डायरेक्शन में, T माइनस mg1 करेंगे और हमारा फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन a है और मास m1 है, तो एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी T माइनस m1 g इंटू, हो गया। अब इसके बाद देखिए बेटा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है T प्लस। अब नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है mg2, सॉरी m2 में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, M2 में हमारे पास एक तो टेंशन लग रहा है, थोड़ा सा अलग बना लेते हैं ताकि ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारे पास M2 हो गया। सबसे पहले वेट कहाँ लगेगा, वेट लगेगा बच्चे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या बनेगा M2 इंटू जी, क्लियर। दूसरा टेंशन लग रहा है अपवर्ड, टेंशन लग गया भैया अपवर्ड लग गया। तीसरा एक्सेलरेशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे, इसमें सोल्व करेंगे तो क्या, एक्सेलरेशन और mg2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज m2g माइनस टी, यानी m2g में से माइनस करेंगे t, और आपके पास फोर्स कितना है m2a, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पर दोबारा से बता रही हूँ, W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन हमेशा सपोर्ट की साइड होता है और ये एक्सेलरेशन ऊपर की साइड जाता है, तो इसलिए ऊपर की साइड होता है, क्लियर। तो हमने क्या करना है, T यहाँ पर हमारे पास ये T पॉजिटिव होना चाहिए, तो T माइनस mg1 m1g इज इक्वल टू F इज इक्वल टू F में होता है ना, तो ये हमारे पास M क्या है M1a। दूसरा यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन ऊपर की साइड, mg2 नीचे की साइड, मगर एक्सेलरेशन नीचे की साइड हो रहा है, तो इसका मतलब अब हम mg2 में से t माइनस करेंगे, तो mg2 में से t को हमने क्या कर दिया माइनस। अब हमें क्या करना बेटा, आपके पास दो इक्वेशन आ रही, इन दो इक्वेशन से आपको एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन, इजी है, ये आपने किया भी होगा, तो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एडिंग 1 एंड 2, अगर मैं ऐड करूं 1 को किससे, 2 से, ठीक है, 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर मैं इसको ऐड करूं, देखिए T माइनस m1g प्लस m2g माइनस T इज इक्वल टू, ये साइड वाला ऐड हो गया, लेफ्ट को लेफ्ट से कर देती हूँ, और ये हमारे पास हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a, क्लियर। मैंने a इसमें कॉमन ले लिया, क्लियर। अब इसके बाद देखिए बेटा, T से T कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा G कॉमन ले सकते हैं, G कॉमन ले तो हमारे पास क्या बनेगा m2 माइनस m1, ये T को कर देते माइनस है ना, ये हो जाएगा m2 माइनस m1 क्योंकि ये माइनस है, इंटू जी हो गया इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। क्या चीज निकालनी थी, एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन निकालना, तो इसको साइड कर दो, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 इंटू जी। दिस इज द एक्सेलरेशन, यही रिक्वायर्ड था। हम एक्सेलरेशन को बता सकते हैं कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अगर हमें m1 m2 की वैल्यू पता है तो जी की तो वैल्यू बेसिकली टेम्परेचर, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम निकालेंगे टेंशन, यानी अगर ये मोशन हो रहा है तो हमारे रोप के अंदर कितना टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो रोप के अंदर टेंशन क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पे देखें, अगर बच्चे देख लीजिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन्हीं से दो करना है जो कुछ करना है, इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमें टेंशन निकालनी है। तो एक काम कर सकते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ जो बचेगा वो क्या बचेगा, टेंशन बचेगा। तो यहाँ हमारे पास अगर हम डिवाइड करें 2 को 1 से, ऑन डिवाइडिंग 2 1, तो हमारे पास क्या है m2 इंटू जी माइनस टी, और यहाँ हम लिख सकते हैं t माइनस m1g इज इक्वल टू m2 इंटू ए डिवाइडेड बाय m1 इंटू टी। ए से ए कैंसिल होगा, तो मैं आपको पहले करके दूँ, ए से ए कैंसिल होगा। इसके बाद हम क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा m1 को इससे दो, ये होगा m1 m2 इंटू जी माइनस ये हो जाएगा t m1 हो जाएगा। अब इसको इससे करो, दैट इज इक्वल टू m2 इंटू टी, इसको m ऐसे कर देते हैं m1 इंटू टी, क्लियर। इसको इससे किया माइनस m1 m2 इंटू जी, हो गया। अब एक काम करते हैं, टी को वाले और एक साइड कर देते हैं, विदाउट टी वाले को एक साइड कर देते हैं। इसको जब हम करेंगे ना बच्चे, तो देखो ये टी इस साइड चला जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो टी की साइड हमारे पास बनेंगे m1 प्लस में m2 और टी उसमें से कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू m1 m2 जी, ये यहाँ पे पॉजिटिव, और ये अगर इस साइड आ गया तो ये भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो बनेगा तो क्या होगा 2m1 m2 इंटू जी, तो ये हो जाएगा 2m1 m2 इंटू जी। निकालना क्या है, दैट इज टेंशन। टेंशन निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है इसको अगर मैं डिवाइड में कर दूँ, यानी m1 और m2 को, t इज इक्वल टू m1 प्लस m2, दिस इज द टेंशन, ये रिक्वायर्ड है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू। लेट मी चेक कि आपको ये विजिबल है या नहीं। यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा कह सकते हो प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूं, सोल्व करने के लिए चलो इसको रख कर देते हैं। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, दैट इज दिस मच, ये आती m1 m2 इंटू जी माइनस m1 इंटू टी इज इक्वल टू m2 इंटू टी माइनस m1 m2 इंटू जी, हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस साइड लेके चलूँ तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आएगी बेटा 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, तो ये हमारे पास टेंशन आए, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बच्चे, एक्सेलेरेशन तक तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दूंगी तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, और उसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास टेंशन इस तरह से आएगी। तो इस तरह से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो है हम टेंशन और एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं इन केस ऑफ रो और स्ट्रिंग, ठीक है। इससे रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब एक बार इसको आप ध्यान से देखें, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अभी हमने क्या बच्चे कनेक्टेड मोशन में टाइम और एक्सेलरेशन के बारे में एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपके पास 2 मास दे रखे हैं, ठीक है। आपके पास एक मास है 10 kg और दूसरा मास आपको दे रखा है 6 kg, क्लियर। तो अगर आपको इस तरह से दे रखा है और आपको ये पता करना है कि वो पुली से, ये मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ही बता रही हूँ, पूरा क्वेश्चन इस तरह की कि 2 मास है जो एक पुली से कनेक्टेड है और उसका मास कुछ इस तरह से, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एज वेल एज द व्हाट टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन एंड द टेंशन ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो अभी अभी हमने क्या निकाला था बच्चे, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकाली थी, एक्सेलरेशन की बच्चे हमने निकाली थी दैट इज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, क्लियर। और टेंशन की हमने निकाली थी दैट इज 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है ना। अब इसके बाद मान लीजिए जी की वैल्यू में हम नॉर्मल 10 मीटर पर सेकंड, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए ना। अब इसके बाद देखिए बच्चे एक्सेलरेशन निकालेंगे, m1 कितना है 10 माइनस m2 कितना है 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 10
दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10। हमारे पास कितना होगा 4 यानी 10/4, ये 2.5 राइट। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिख देते हैं इसको 2.5 मीटर पर सेकेंड। हाउ इजी इट इज विद द हेल्प ऑफ, अगर हमें कनेक्टेड मोशन फ्री बॉडी डायग्राम आ गया तो कितना इजी है, सिर्फ हमने इक्वेशन को तो सोल्व किया है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन है 2.5 आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन आल्सो। तो यहाँ पर अगर टेंशन की वैल्यू निकालनी है 2, m1 की वैल्यू 10, 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10, हाउ मच इट इज 60, 180 बाय हाउ मच 16 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 16। तो ये हमारे पास टेंशन कितनी आएगी, अगर टेंशन करें तो हमारे पास आएगी 16 1 जा 16 2 16 1 जा 16 40 16 2 जा 32.8, यानी हमारे पास पॉइंट्स में कुछ है 1.2.5। ये हमारे पास इस तरह से आएगी, ये हमारे पास न्यूटन, ये आ गई टेंशन। एज सिंपल एज दैट। अगर हमें टेंशन एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू पता है डायरेक्ट, अगर नहीं है तो अपना वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, उसमें पता चल जाएगा। तो बच्चे इसमें ना सिर्फ ये तो बेसिक था, बेसिक इन द सेंस दोनों साइड एक एक लोड अप्लाई हो रहा था, ठीक है। अगर मान लीजिए एक साइड 2 वेट है और एक साइड 1 वेट है, ठीक है, तो उस केस में भी आप इजी से इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ इस तरह के अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से सोल्व कर सकते हो। देखिए अगर मैं एक छोटा सा आपको बता दूँ, इसके न्यूमेरिकल तो मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी इसकी। ये M1 हो गया, ये M1 है और इसके नीचे M2, ये M2 मान लीजिए, ये M3 है, ये M1 है। तो यहाँ पर भी इक्वेशन आप बना सकते हो। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे जो M2 किया था ना, M2 के साथ क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे M3। Have you remember in previous lecture we have discussed that normal reaction, एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक और एक ब्लॉक, ठीक है। तो उन ब्लॉक्स के साथ भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप टेंशन जो है वो अलग से, यानी यहाँ की टेंशन और यहाँ की टेंशन अलग कर सकते हो। इन न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे। तो अभी तक के लिए तो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में भी आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि अगर ऐसे है तो इक्वेशन ऑफ टेंशन और एक्सेलरेशन किस तरह से निकाल सकते हैं। एक और हमारे पास फिजिकल एप्लीकेशन, क्योंकि फिजिक्स जो है वो फिजिकल एप्लीकेशन से भरे पड़े, कोई भी अगर कॉन्सेप्ट करेंगे तो फिजिकल एप्लीकेशन है बेटा एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट। अगर लिफ्ट के अंदर कोई मैन है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2.5 मीटर बैठती है, यही कर लेते हैं इसको। अगर हमारे पास लिफ्ट में कोई भी बंदा है, ठीक है, एपरेंट वेट ऑफ ए मैन, मैं सिर्फ इसको लिफ्ट से करूंगी। आपके पास एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसके अंदर आप आराम से देखिए बच्चे। एक होता है एक्चुअल वेट, अगर मान लीजिए आप स्टेशनरी खड़े, ठीक है, अभी आप अपना वेट करें, वेट होता है W=mg, अर्थ जो ग्रेविटी आपको जिस वैल्यू से खींच रही है, ठीक है। एक होता है एपरेंट वेट, यानी कुछ और हो जाना। तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जगह पे आपका पास आपकी जो है वेट वो कम या ज्यादा हो सकता है। यस इट कैन। इस केस में कैसे, जैसे अगर आप लिफ्ट में, ठीक है, आपको अज्यूम करना है आप लिफ्ट में, और लिफ्ट के अंदर आपने वेइंग मशीन रख रखी है। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तब आप चेक करेंगे तो आपका वेट मान लीजिए 50 kg है आपका वेट, ठीक है। तो आप 50 जब स्टेशनरी है तब आप वे करेंगे 50 kg है या नहीं। जब वो ऊपर जा रही है तब आप चेक करेंगे कि 50 kg है या नहीं। जब वो नीचे आ रही है तब। तो ये डिफरेंट केसेस है जिसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है एक्सेलरेशन जो हमारा वेट है वो कम है या ज्यादा। बेसिकली आप ये कह सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से हम सिर्फ ये निकालेंगे तो W=mg, उसमें कोई चेंज हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम एक कंसीडर करते हैं बच्चे कि मान लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट को मैं एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करूंगी और यहाँ पर एक वेइंग मशीन है और एक बंदा यहाँ पर खड़ा है। अब सबसे पहली बात क्या लगाएंगे, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो रेस्ट में है, क्या लिफ्ट हमारी रेस्ट में है, तो उस केस में इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगती है। एक तो लग रहा है W=mg, मान लीजिए इसका मास m है। दूसरा ये यहाँ पे खड़ा है तो इसका टेंशन, यानी ये रिएक्शन आर को से डिपेंड कर लेते, आर से कर लेते हैं, परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, सीधा खड़ा। तो यहाँ पर ये आर हो गया।
तो यहाँ पर सीधा आप ये कह सकते हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी अगर इसका एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं, अगर रेस्ट में है, रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन क्या होगा लिफ्ट का, एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, रेस्ट में है। और इक्वेशन अगर हमें बनानी है तो टोटल फोर्स क्या होता है, टोटल फोर्स का मान लीजिए मैं कैपिटल एफ से डिनोट कर देती हूँ, टोटल फोर्स लग रहा है एफ, जो कि होता है एम इज इक्वल टू ए, ठीक है। और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, आर और एम जी का, ठीक है। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए, जब ए ही जीरो है तो फोर्स तो हो गया जीरो, क्लियर। अगर फोर्स जीरो है तो इस केस में टोटल वेट क्या है, आर इज इक्वल टू, आर किसके बराबर हो गया, एम ए के बराबर, सॉरी आर किसके बराबर है, एम जी, क्योंकि आर अपवर्ड डायरेक्शन में है, जी डायरेक्शन में, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेट है आर इज इक्वल टू एम जी, यानी आप ये कह सकते हो कि बंदे के वेट में जो भी है उसके वेट में कोई भी चीज नहीं है, यानी आप कह सकते हैं एक्चुअल वेट जो है वो किसके बराबर है, सॉरी एपरेंट वेट, आपके एपरेंट वेट जो है वो किसके बराबर हो गया, एक्चुअल वेट के। यानी अगर आप वेट मशीन के ऊपर खड़े हैं ना तो वो आपको 50 kg ही दिखाएगी अगर वो रेस्ट में है तो। नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है बच्चे, अगर मान लीजिए आपकी लिफ्ट जो है वो या तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मैं यहाँ पे थोड़े टर्म्स यूज कर रही हूँ बेटा, वेलोसिटी के साथ या तो अपवर्ड जा रही है और डाउनवर्ड जा रही है, कोई भी केस, मान लीजिए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर जा रही है या फिर उसी से नीचे आ रही है, मैं सिर्फ कोई रैंडमली वैल्यू बता रही हूँ, आ रही है दोनों केसेस है। तो आप ये कहोगे कि दोनों केसेस तो अलग अलग है, बट नहीं, इसमें केस सेम ही बनेगा बेटा, क्योंकि जहां कांस्टेंट वेलोसिटी होती है वहां एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा, इन केस एक्सेलरेशन क्या हो जाए जीरो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम, दैट इज आल्सो जीरो। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज एम इंटू जी, दैट इज एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, यानी उस केस में भी आपका वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, एपरेंट जो वेट है जो 50 kg है वो 50 kg ही दिखाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अगर वो ऊपर की साइड जा रही है तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अगर वो ऊपर जा रही है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, थर्ड केस को हम रादर इस तरह से कर दें, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास लिफ्ट हो गई, यहाँ पर ये वेइंग मशीन हो गई, ये जो भी है बंदा खड़ा है, इसमें W=mg, सबसे पहले वही हम चीज करेंगे। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन हो गया, मान लीजिए ऊपर की साइड जा रही है एक्सेलरेशन के साथ, कॉमन एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, वही अभी हमने करेक्टेड मोशन का किया है, तो आप इजी से फाइंड कर सकते हो। देखिए बच्चे, एक्सेलरेशन ऊपर की साइड, तो रिएक्शन और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इक्वेशन अगर हम लिखें तो इक्वेशन हमारे पास किस तरह से आएगी, दैट इज आर माइनस एम जी इज इक्वल टू ए, सॉरी एम ए, ये लिखेंगे ना, दोनों को प्लस करना है। तो अब यहाँ पे आर की वैल्यू लिखें तो हमारे पास क्या है, एम ए प्लस में एम जी, जो मंकी के प्रॉब्लम किया था वही निकाला ना हमने, और आर इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम एम कॉमन ले ले तो ए प्लस जी, समझ में आ रही है। देखिए ऊपर की साइड जा रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बेटे, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कांस्टेंट ए से एक्सेलरेशन को मैं इस तरह से लिखती हूँ, ठीक है। अब ये ऊपर की साइड जा रहा है तो एम जी और ए में क्या है, नेगेटिव कनेक्शन, तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यहां से हमने सोल्व किया तो आर की वैल्यू क्या है, एम ए प्लस जी। अब बच्चे इसमें चीज देख लीजिए, एक्चुअल वेट कितना था, दैट इज W इज इक्वल टू एम जी, क्लियर। अब हमारे उस G के अंदर A कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, यानी जिस एक्सेलरेशन के साथ वो ऊपर जा रहा है ना, वो चीज ऐड हो रही है। अगर ऐड हो रही है तो उसका एपरेंट वेट, यानी अब उसका वेट कम होना चाहिए या ज्यादा, राइट, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें चीज में कुछ ना कुछ ऐड हो रही है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट,
क्लियर? यानी जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगी तो उसके एपरेंट वेट जो है वो, जैसे मैंने कहा 15 न्यूटन है, तो 15 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, कितना ज्यादा रहेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए 2 लिखा है तो वो 2 के कॉन्सेप्ट से आगे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लीजिए वो डाउनवर्ड जा रही है, अगर वो डाउनवर्ड जा रही है सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो यहां पर अगर इसी डायग्राम में करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इक्वेशन फिर से बना दीजिए। इसमें देखिए यहां पर अब mg और a जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो हमारे पास बनेगा mg माइनस ऑफ r दैट इज इक्वल टू बट ma। और अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से r की वैल्यू निकालें दैट इज mg माइनस ऑफ ma और r इज इक्वल टू g माइनस में। बच्चे देखिए यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा था, यहाँ पर कुछ कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा वेट क्या होगा? 50 न्यूटन से कम होगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि एपरेंट वेट जो होगा दैट इज लेस देन एक्चुअल वेट। किस केस में? जब आपकी जो लिफ्ट है, ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो यानी अगर वो नीचे जाएगी तो वो कम दिखाएगी, और अगर वेइंग मशीन, और अगर वो ऊपर जाएगी तो वो ज्यादा दिखाएगी। और क्या केस हो सकता है? एक केस और हो सकता है बेटा कि मान लीजिए ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी, यानी अगर आपकी लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, इसको बेटा आप इस तरह से लगते हो, मान लीजिए जो लिफ्ट है ना, वो लिफ्ट ऊपर जा रही नीचे जाए तो एक रस्सी से खींची होती है, अगर वो रस्सी टूट जाए, ठीक है, अगर वो रस्सी टूटेगी तो लिफ्ट कहाँ जाएगी? ऐसे ड्यू टू ग्रेविटी, यानी विद ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे जाएगी ना, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ग्रेविटी। और हमारा जो इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली, अपवर्ड वाली तो नहीं करेंगे ना। और डाउनवर्ड में हमारे पास रिएक्शन है r इज इक्वल टू m g माइनस a है ना। अब a और g दोनों सेम हो गया तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? m, तो यहाँ पे लिख सकते हो g, एक्सेलरेशन भी क्या होगा? g, यानी r की वैल्यू 0। अगर मान लीजिए वो रस्सी टूट जाती है तो उस केस में आपका जो वेइंग मशीन है ना, वो आपको रीडिंग देगा 0। दैट मीन्स वेटलेसनेस, यानी आप उस टाइम वेटलेस हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? वेटलेसनेस। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक एफबीडी डायग्राम से पता चल गया कि किस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक केस हो सकता है बच्चे, मान लें हमारा जो एक्सेलरेशन इज वेरी ग्रेटर देन जी। एक्सेलरेशन अगर ज्यादा हो गया तो, अगर एक्सेलरेशन हमारे पास ज्यादा होगा तो बेटा इसी में देख लो, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया तो m g माइनस ए, तो इसका मतलब ए ज्यादा, आपके पास एक्सेलरेशन ज्यादा है तो ये हमारे पास r की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव ना, क्योंकि ये वाला नेगेटिव कॉन्सेप्ट ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए 2 है, माइनस 10 है, तो आएगा तो माइनस 8 ही ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? नेगेटिव। तो अब ये क्या है? वेट नेगेटिव हो गया। वेट कभी नेगेटिव होता है? सुना था नहीं। बट इस केस में क्या होता है बेटा कि अगर ऐसी हमारी स्पीड हो जाए 10 मीटर पर सेकंड से हमारी जो लिफ्ट है उससे भी ज्यादा चली जाए, तो उस केस में जो लिफ्ट में बंदा है या बंदी है वो क्या करेगा? सीलिंग से चिपक जाएगा, यानी इतनी ज्यादा होगी वो हवा में उड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो इस केस में, वो सिर्फ पर्टिकुलर किस केस में हो सकता है? जब ए इज वेरी ग्रेटर देन जी। तो ये कुछ पर्टिकुलर केस थे बेटा, जिस केस में हमने क्या है? कनेक्टेड मोशन करने की कोशिश की, और लिफ्ट में अगर कोई मैन है या फिर कोई भी है, एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट, इस तरह से, तो आप ये करने की कोशिश की कि वो उसका वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर टेंशन में है तो एक्सेलरेशन या टी। आई होप इन 2 टॉपिक से आप कुछ न्यूमेरिकल करने के लिए कैपेबल हो जाओगे, ताकि आप इजी से कर सकते हो उसे, राइट। तो अभी आज के लिए हमें ये 2 टॉपिक बहुत है बेटा, अगर करोगे तो बहुत, और उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो आपने एफबीडी डायग्राम के कितने न्यूमेरिकल्स किए हैं उससे आपको ये पता चलेगा कि कितनी ग्रिप है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट हम करेंगे बाद में। तब तक थैंक यू।